जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। प्यारे बच्चों, यह एक धारावाहिक जंगल बुक का गाना है। जानते हैं जंगल बुक में क्या था? एक बच्चा था मोगली। वह जंगल में ही जानवरों के साथ रहता था और जानवरों की ही भाषा में बात करता था। अच्छा, वो तो जानवरों के साथ रहता था जंगल में। आप तो घर में रहते हैं अपने परिवार के साथ। अगर बच्चों हमें अपना घर रोज़ रोज़ बदलना पड़े तो क्या होगा, ज़रा सोचिए। कितनी परेशानी होगी। सारा सामान इधर से उधर हमें रोज़ ले जाना पड़ेगा। कितना सामान तो टूट भी जाएगा, कितना नुकसान होगा। और यदि हमें जंगल में रहना पड़े तो हम कैसा महसूस करेंगे? कितनी परेशानी हो जाएगी। हमें तो खाने पीने का सामान भी ढूंढना पड़ेगा, आसानी से बाज़ार नहीं मिलेगा और बहुत सारी असुविधा का हमें सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों, हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव था, वो जंगल में ही रहता था। वो जानवरों का शिकार करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जब हिम युग का अंत हुआ, हिम युग मतलब चारों तरफ से पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, तो जब वो बर्फ पिघलने लगी तो पृथ्वी पर बहुत सारे स्थानों पर पानी भर गया। उसे कहते हैं हम हिम युग का अंत होना। तो जब हिम युग का अंत हुआ तो मनुष्य जो शिकार करता था उसने जानवरों को पालना शुरू किया और साथ साथ एक स्थान पर रहना शुरू किया। ज़्यादातर वह नदी के किनारे अपना घर बनाने लगा। उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। चलिए आज के पाठ में हम देखते हैं कैसे कैसे यह सब हुआ और इसको हमने कहा सभ्यता का आरंभ। चलिए आज के पाठ में सब सीखते हैं। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हिम युग का अंत हुआ। उससे क्या हुआ? पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी भर गया। पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करता था। वह फल और सब्जियां भी इकट्ठी करता था। अब उसी मनुष्य ने जान लिया कि यदि वह गीली जमीन में बीज को बोए तो इससे कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाएगी। किसानों ने जंगली गेहूं के बीज इकट्ठे किए और गेहूं और जौ की खेती शुरू कर दी। इस प्रकार पश्चिमी एशिया में खेती की शुरुआत हुई। मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया। किसानों ने भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को पालना सीख लिया। कृषि की खोज का अर्थ था अब मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। मनुष्य एक स्थान पर टिककर रहने लगे और उन्होंने स्थायी मकान बना लिए। किसानों ने पहले पत्थर के औजार बनाए, फिर उन्होंने धातु के औजार बनाए। इसके बाद उन्होंने तांबे के शस्त्र बनाने भी सीख लिए। इस प्रकार प्रथम नगर की शुरुआत हुई। कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा और गांव बसने लगे। धीरे धीरे ये गांव विकसित होकर नगर बन गए। सबसे पहले नगर किसी नदी के किनारे ही बसे। जैसे जैसे नगर विकसित हुए वैसे ही सड़कों का निर्माण हुआ, जल निकास की व्यवस्था हुई और नगरों में आपसी व्यापार होने लगा। खेती करने से पहली बार मनुष्य के पास इतना अनाज था जो एक बड़े जन समूह के लिए पर्याप्त था। हर किसी को अपने लिए खेती करने की, अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग शिल्पकार बन गए। उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिनमें किसान पानी और अनाज भरकर रखते थे। उन्होंने सुंदर जेवर भी बनाए और लकड़ी का सामान भी उन्होंने बनाना शुरू किया। लोहारों ने किसानों के लिए औजार बनाए।
उन्होंने शस्त्र भी बनाए। इसके बदले में वे किसानों से अनाज ले लेते थे। बच्चों, ये प्रथम सभ्यताएं थी जो एशिया और अफ्रीका में पनपी। चलिए अब जानते हैं सुमेर सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक में जो है, उसमें यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के किनारे पर पनपी थी। सुमेर के निवासी होने के कारण यहाँ के लोग सुमेरियन कहलाते थे। यद्यपि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी, यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए बेहद उत्तम थी। यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे नदियों से नहरें बनाना सीख लिया। इन नहरों से वो खेतों की सिंचाई कर सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आविष्कार लगभग 5000 वर्ष पूर्व सुमेर वासियों ने किया। सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय भी आरंभ किया था। उन्होंने ही कुम्हार के पहिए को पहली बार वाहन के रूप में इस्तेमाल भी किया था। पहली बार सुमेर के धातुकारों ने टिन और तांबे से कांसे का उत्पादन करना शुरू किया। सुमेर वासियों ने नियमों की एक प्रणाली भी तैयार की। सुमेर वासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी भी थे। इन्होंने पहली बार 1 घंटे को 60 मिनटों में विभक्त किया था। सुमेर की सभ्यता युद्धों की वजह से समाप्त हुई, लेकिन भारत, चीन और मिस्र की सभ्यताओं ने जन्म लिया। चलिए बच्चों, अब जानते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। मिस्र के जो किसान थे वो पीने के पानी और खेती के लिए नील नदी के पानी पर ही निर्भर थे। हर वर्ष नील नदी में बाढ़ आ जाती थी तो नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। मिस्र के किसान रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ की खेती करते थे। कपड़े के लिए वो फ्लैक्स की खेती करते थे। फल और सब्जियां भी उगाते थे। उन्होंने मवेशी और भेड़ को भी पालना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे बसेरे बढ़ते गए तो ये राज्य बन गए और इन राज्यों का एक राजा होता था। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनवाते थे, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। मिस्र के लोग मरने के बाद भी जीवन में यकीन रखते थे, इसीलिए वे राजा के साथ में उसके जरूरत का सारा सामान मकबरे के अंदर रखते थे। इन्हीं सामानों की मदद से वैज्ञानिकों ने इन सभी सभ्यताओं का पता लगाया है। हेलो दोस्तों, मैं बंटू। चलिए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 5000 साल पहले यह प्राचीन भारत में पनपी थी। इस समय वह स्थान पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता सुमेर और मिस्र दोनों से अधिक विकसित थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। हर शहर में ऊंचाई पर कुछ महत्वपूर्ण भवन बनाए जाते थे। इनमें मंदिर, स्नानागार और अनाज के गोदाम होते थे। यहाँ के शहरों की सड़कें बहुत अच्छी बनी थी। गलियां एकदम सीधी और मकान बिल्कुल कतार में होते थे। कुछ इमारतें 2 मंजिल की भी थी। बड़े मकानों में पीने के पानी के लिए कुएं थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की। मकानों में स्नानागार और शौचालय भी थे। इनके घरों की नालियां घर का गंदा जल गली वाली नाली में ले जाती थी। गलियों में नालियां भूमि के नीचे थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपनी प्रणाली थी। इन
इनकी लेखन कला के उदाहरण मिट्टी की पट्टियां मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती होंगी। ऐसा माना जाता है कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गईं। इसके बाद आई बच्चों प्राचीन चीन की सभ्यता, जो शांग सभ्यता है। यह प्राचीन चाइना में थी और पीली नदी घाटी के आसपास यह विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली, रेशम के वस्त्रों और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। प्राचीन चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में निपुण थे। कांसे के बहुत सुंदर बर्तन भी उन लोगों ने बनाए। शहरों में घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जाता था। इन लोगों ने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, क्योंकि ये भी मिस्रवासियों की तरह मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली चीजें रखी जाती थी। दोस्तों, आज हमने मेसोपोटामिया, भारत की हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो सभ्यता और चीन की शांग सभ्यता के बारे में जाना। हमने इजिप्ट की, मिस्र की सभ्यता के बारे में जाना। आप इन सभी को अब नक्शे में आराम से दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कहां कहां पर है। हरे रंग से जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये है इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। जो ये पिंक कलर से जो है, ये है मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता। रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रही है, ये है हड़प्पा सभ्यता। और जो हल्के आसमानी रंग से आपको दिखाई दे रही है, ये है चीन की शांग सभ्यता। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आपने कितना सीखा। कुछ प्रश्न हैं, पूछती हूँ। सर्वप्रथम किसान ने कौन कौन सी फसलें उगाई? जंगली गेहूं और जौ। सुमेरियन कौन से शहर के रहने वाले थे? बताइए, बताइए जरा। सुमेर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आपको पता होगा जरूर। बिल्कुल सही जवाब, नील नदी। अब आपको ये कुछ वर्कशीट दी जा रही हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करना है और अपनी मैम को दिखाना है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।